सबसे पहले हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़ना बेटा क्या दिया है इसमें, पहले 5 आप ट्राई करो, अपने आप से हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A pendulum bob of mass 50 grams is suspended from the ceiling of an elevator. Determine the tension in the string if the elevator goes up with an acceleration of. तो goes up का मतलब तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से होना चाहिए, लेकिन इन क्वेश्चंस में हम ये लेंगे कि एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ। Are you getting it? We will assume that the direction of acceleration is upwards. Understood? That is the meaning of goes up. तो अगर आपने प्रॉब्लम पढ़ ली है तो ये आपके पास एक एलिवेटर है। एलिवेटर इज द अमेरिकन टर्म फॉर लिफ्ट, ऑल ऑफ अस नो दैट। इन अमेरिका दे डोंट यूज द टर्म लिफ्ट, दे यूज द टर्म एलिवेटर। ये स्ट्रिंग है और ये एक बॉब है। बॉब का जो भी मास है 50 ग्राम्स, इसको तो आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जब हमें एसआई यूनिट से डील करना होता है तो देन वी टेक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द एसआई यूनिट। सो व्हाट इज गिवन टू अस, देखो सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। टेंशन निकालनी है, हो जाएगा। देखो अब वो आपको वही मालूम होना चाहिए कि हम कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस इमेजिन दैट वी स्टैंड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द लिफ्ट। तो लिफ्ट के फ्रेम से अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसके ऊपर एक mg फोर्स लगेगी, और क्योंकि आपको दिया हुआ है एलिवेटर गोज अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू पृथ्वी is how much 1.2 meters per second square in the upward direction। ये जो A0 हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जहां भी स्यूडो फोर्स, तो अब आपको इसके ऊपर स्यूडो फोर्स दिखानी पड़ेगी MA0 मैग्नीट्यूड। A0 is always the magnitude and MA0 is the magnitude of the pseudo force। तो डायरेक्शन तो अपने आप आ जाएगी, हमने डायरेक्शन अपवर्ड दिखा दी। और फिर जो टेंशन इसमें आएगी, तो अगर इस पर्सन के फ्रेम में बॉब रेस्ट के ऊपर है, इक्विलिब्रियम में, तो ये पर्सन क्या इक्वेशन लिखेगा कि दैट T प्लस MA0, हाँ T प्लस MA0 इज इक्वल टू mg एंड T इज इक्वल टू mg माइनस A0 एंड m इज 50 ग्राम्स, तो 50 अपॉन 1000 कर देंगे, और g को 9.8 ही ले लो, 9.8। ओके, इसमें हमने स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन गलत दिखाई कि नहीं, किसी ने बोला ही नहीं इतनी देर तक, है ना। तो क्योंकि लिफ्ट की एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो स्यूडो फोर्स आपको किस तरफ दिखानी पड़ेगी, डाउनवर्ड्स, राइट। स्यूडो फोर्स मस्ट बी शोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब आपके पास ये आ जाएगा ना, यहाँ पर ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, दैट्स ऑल। क्या आएगी बताओ, mg प्लस MA0 को ऐड करना पड़ेगा, mg प्लस MA0 को ऐड करना पड़ेगा, अब आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये 1.2 बन जाएगा, तो ये तो 10 बन जाएगा, तो 10 और ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 1। सर 11 आएगा। क्या इन दोनों को ऐड 11 फॉर्म होंगे वो। 11 आ रहा है? यस 9.8। यस सर। ये बड़ी समस्या है यार, इसमें मैं बहुत गलतियां कर देता हूँ। 11 ये 0 0, ठीक है, तो ये 0.55 आ गया, 0.55 न्यूटन की टेंशन आ जाएगी। यस सर। ठीक है, 0.55 न्यूटन। चलो इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अच्छी अच्छी बुक्स में ये इलस्ट्रेशन में दिया होता है, जैसे इसी प्रॉब्लम को चेंज कर देते हैं कई बार ऐसे दे देते हैं कि एक स्प्रिंग बैलेंस हैंग कर रहा है इससे सीलिंग से, ठीक है, और स्प्रिंग बैलेंस हैंग कर रहा है, और स्प्रिंग बैलेंस से हमने एक 50 ग्राम की बॉल भी हैंग कर दी, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, तो हाउ मच मास द स्प्रिंग बैलेंस विल नाउ रीड। तो ये और ये इक्विवेलेंट प्रॉब्लम्स है ना, ये इक्विवेलेंट का साइन है। तो इक्विवेलेंट प्रॉब्लम, क्योंकि आप देखो ना, इसको यहाँ पे रखने के लिए टेंशन जो स्प्रिंग बैलेंस के हुक में आएगी, या ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस का जो स्प्रिंग है, नहीं, ठीक है, कर दोगे इसको,
क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस कैसे वर्क करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वीडियोस हैं 3-4, उन वीडियोस को ध्यान से देखना। ये तो शायद हमने कल भेजा था, उसमें भी होगा आई गेस, कल वीडियो भेजा था उसमें भी होगा, जो CBSE में हमने किया था। तो अगर ऐसे स्प्रिंग है और ये अभी कोई वजन इससे हैंग नहीं कर रहा तो इसका पॉइंटर 0 kg पॉइंट करता है। लेकिन अगर हम इससे कुछ लोड हैंग कर देते हैं तो पॉइंटर शिफ्ट्स डाउन, ठीक है, जो भी जितना भी मास को इंडिकेट करता है एम डैश, ठीक है। अगर हम इससे एम मास हैंग करेंगे तो इट विल इंडिकेट एम डैश। अब अर्थ फ्रेम में तो एम डैश और एम सेम ही होते हैं, है ना, मतलब। लेकिन जब हम इसमें चले जाएंगे सीलिंग में, तो सॉरी इस एलिवेटर में विच इज एक्सीलरेटिंग, तो यही चीजें हैं, तो इसमें टेंशन आएगी, टेंशन इतनी आएगी सेम स्प्रिंग बैलेंस के, स्प्रिंग के अंदर टेंशन इतनी आ जाएगी, तो मास ऑब्जर्व्ड बाय द स्प्रिंग विल बिकम कितना आ जाएगा बताओ, 0.55 पॉइंट जी। तो ना बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं है, जब आप इसको, है ना, अगर इसके अंदर हम सपोज जैसे ये सिचुएशन है, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, ये अभी स्प्रिंग बैलेंस हैंग कर रहा है। अभी सीलिंग को भूल जाओ, मान लो ये आपके रूम के छत से हैंग कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना, अभी मैं आज को आपको एक थोड़ी सी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर आप इसका वो वीडियोस भी देखो सभी, ठीक है ना, यू ऑल मस्ट वॉच द वीडियोस आल्सो। यस, ठीक है, ये वही है। बस अब क्या है कि ये 0 kg पे पॉइंटर नहीं रहेगा, है ना। एक्चुअली जो भी चीज़ मैं फास्ट कराता हूँ वो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, तो पॉइंटर अब यहाँ नहीं रहेगा। हमने क्या किया, हमने इससे एक बॉब को हैंग कर दिया, तो ये दोनों पॉइंट्स अगर पहले सेम लेवल पर हैं, जैसे आप इससे ऑब्जेक्ट को हैंग करोगे तो ये वाला पॉइंट नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा ना विजुअलाइजेशन बना देता हूँ मैं आपको। ये आपने एक बॉल को हैंग किया जिसका मास है 50 ग्राम, तो स्प्रिंग में आ गई एक्सटेंशन, स्प्रिंग में क्या आ गई एक्सटेंशन, तो स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे बन गया, स्प्रिंग आपका बन गया ऐसे, और ये ऐसे था ना बेटा, ये ऐसे, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया स्प्रिंग, है ना, ऐसे थोड़े से रिंग्स को दूर दूर डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा बन जाएगा। पहले स्प्रिंग ऐसे था, अब वही रिंग्स थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, नहीं ऐसे हो जाएंगे, तो वो सॉफ्टवेयर से डायग्राम तो बन जाएगा, आप समझ गए होगे। तो जो लोवेस्ट पॉइंट है वो यहाँ आ गया, नहीं ये वाला पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ गया, तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आई वो कितनी आई, ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आई, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ब्लैक वाली बॉल का, एक तो अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रही है और एक स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रही है, नहीं स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रही है, अंडरस्टूड। और स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम, इस वाले स्प्रिंग का नहीं, इस वाले स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस वाले स्प्रिंग पर इस बॉडी का वेट लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, वो तो इस बॉडी पे लग रहा है। स्प्रिंग का वेट कितना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम स्प्रिंग के वेट को कितना मान लेते हैं, 0। तो जो कल आपको टेस्ट में प्रॉब्लम दी थी उसमें भी रेलेवेंट है। तो स्प्रिंग ने अगर इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाई तो ये भी स्प्रिंग पर उतनी फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड में, मान लो ये जितनी भी है 2 न्यूटन। तो अर्थ फ्रेम में, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में EFOR, ठीक है, तो इसके ऊपर और कोई फोर्सेस नहीं लग रही है ना, ये FSP और MG यही लग रही है। और अगर अर्थ फ्रेम में स्प्रिंग टूटता नहीं है बॉल को हैंग करने से, तो बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो MG और FSP इक्वल आ जाएंगे ना। तो अब FSP ये लगी, अब स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स ये और एक फोर्स जो छत लगा रही है, पुल कर रही है इसको, P फोर्स। और क्योंकि अगर हम स्प्रिंग के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखें F net इज इक्वल टू M में, तो स्प्रिंग का मास है 0, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेट फोर्स स्प्रिंग पे हो जाएगी एक ये, एक ये, दोनों मैग्नीट्यूड है मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है, तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन अगर हम प्लस ले लेते हैं तो पी की डायरेक्शन हमें माइनस लेनी पड़ेगी, तो नेट फोर्स बन जाएगी है, तो मतलब पुलिंग फोर्स भी इसी के इक्वल आ जाती है ना। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सारे डायग्राम्स आपको बनाने हैं, क्योंकि स्प्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग्स के क्वेश्चंस SHM तक चलेंगे, आपको वेव्स तक चलेंगे। तो ड्राइंग द डायग्राम्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्प्रिंग इज नॉट समथिंग कि जिसको हम ये सोचेंगे चलो ये तो इजी है इसको इग्नोर ही कर देते हैं। और बच्चों को आते नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, बच्चे छोटी छोटी रीजनिंग नहीं कर पाते कि स्प्रिंग के अगर मास 0 है अगर स्प्रिंग का, तो उसके दोनों तरफ लगने वाली फोर्सेस इक्वल आएंगी, ये उसकी रीजनिंग है। प्लीज मेमोराइज दिस रीजनिंग,
these are the reasoning steps of which the physics is made up of. Okay, and because of not knowing these small things, sometimes we think that problems are tough, but वो होती नहीं है tough. अब इसी चीज को अगर मैं एक लिफ्ट में डाल दूं, इसी चीज को लिफ्ट में डाल दूं, सपोज ये स्प्रिंग अब लिफ्ट की छत से, ये छत लिफ्ट की है सपोज एलिवेटर की, और वो एक्सेलेरेट कर रहा है जैसे अभी इसमें किया था, तो इसमें एक स्यूडो फोर्स और लग जाएगा ma0. तो आप बताओ, अगर स्यूडो फोर्स और लग जाएगा तो स्प्रिंग और लंबा हो जाएगा कि नहीं? स्प्रिंग विल बिकम मोर इलोंगेटेड बिकॉज नीचे की तरफ ज्यादा खींचा जा रहा है स्प्रिंग को ना. इसको आप ऐसे सोचो कि बॉल स्प्रिंग को खींच रही है, जैसे अपने हाथ से अगर स्प्रिंग को खींच दोगे तो लंबा हो जाएगा ना, जिम में खींचते हैं जैसे, तो वही तो है बस, और क्या. तो स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कॉजिंग द खींचिंग ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉजिंग द पुलिंग ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना बेटा, ऐसे ही तो है, क्या है इसमें मुश्किल. तो मास और ज्यादा आएगा, इंडिकेट होगा. तो मास इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग कितना आएगा? ये स्प्रिंग में टेंशन ही है, इसको टेंशन ही बोलो. तो कई सारे लोग सोचते हैं टेंशन क्यों आती है. देखो धागे में टेंशन क्यों आती है, लेट अस डिस्कस. बाकी चीज देखो वीडियो में. अब कल मैं डिस्कस कर रहा था, कौन था, रोहन था ना, तो आई वाज टेलिंग हिम दैट यूजुअली कई सारे ऐसे बातें होती हैं जो क्लास में हमें करने का टाइम नहीं होता. हम सोचते हैं कि चलो ये भी अगर हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन नहीं हो पाती, क्या, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी होती हैं. तो अब प्रॉब्लम्स के तो वीडियोस नहीं, हम इधर उधर की बात कर सकते हैं. तो मान लो ये धागा है, अभी इस धागे को मासलेस मान, ठीक है. अब मान लो अभी इससे हमने कोई बॉडी हैंग नहीं की, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, every dhaga is a little bit like the spring. Every thread, every rope, every wire, every string is a little bit like the spring. So this was something which used to puzzle me a lot when I was in 11th class. I picked up many books to read about it, but then I read it nowhere, and I myself understood what this is all about. Okay, how this force of tension develops in a string, स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्स कैसे डेवलप होती है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. मतलब अगर आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, वैसे लिक्विड्स और गैसेस में भी इलास्टिसिटी होती है. मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक मेटल की वायर है, ठीक है, एक मेटल की वायर है, अगर आप इसको दोनों तरफ पुल कर दो, मान लो आप इसको दोनों तरफ से खींच दो, यहाँ भी फोर्स अप्लाई कर दो, यहाँ भी फोर्स अप्लाई कर दो. एक तो जो कपड़े टांगने वाली स्टे वायर होती है, क्लोज लाइन, ठीक है, जो कपड़े टांगने वाली मेटल की वायर होती है वही ले लो, ठीक है, और वो मेटल की होती है कि नहीं, उसको आप थोड़ा सा अपने हाथ से ही खींचो. तो सपोज आपने 1 मीटर तार लिया, तो आपको लगेगा कि आपने वायर की लेंथ बढ़ाई नहीं, आपको लगेगा वायर तो 1 मीटर लंबी है, लेकिन अगर बिल्कुल केयरफुल मेजरमेंट्स करें तो यू विल फाइंड दैट द लेंथ माइट बिकम समथिंग लाइक दिस, है ना, थोड़ा सा उसमें इंक्रीज आ जाएगा. पहले अगर वो एग्जैक्टली 1.00000 मीटर थी, तो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज आ जाएगा. तो जैसे ही हम अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, ठीक है, तो वायर वापस ओरिजिनल स्टेट में चली जाएगी. तो वाई इट गोज बैक टू द ओरिजिनल स्टेट. सो दैट इज ऑल रिलेटेड कि ये जो आपका मेटल का वायर है, इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करके इसको डिफॉर्म करते हो, तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ऑन एन एवरेज वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इट एक्चुअली इंक्रीजेस. एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, जब हम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है. अब उसकी वजह से क्या है कि ये, पहली बात बताओ, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस डिस्टेंस पे आए क्यों थे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इतना हुआ क्यों था? क्योंकि उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, जिसके बीच वजह से बॉन्ड्स बनते हैं. तो केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है. Attractive forces are there between atoms and molecules, which lead to development of bonds between these atoms, and how these bonds are formed. उसमें ये जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि किस डिस्टेंस पे आके वो सेटल होंगे, कितना पास आएंगे. और पास क्यों नहीं आ रहे थे, वो बॉन्ड बन रहा है तो मतलब वो पास पास आएंगे ना, तो एक दूसरे के अंदर ही घुस जाएंगे क्या? कितनी दूर रहेंगे, इतनी दूर रहेंगे, इतनी दूर रहेंगे, ज्यादा दूर रहेंगे. तो दैट इज ऑल डिटरमिन्ड बाय एनर्जी कंसिडरेशंस and how the forces act between the atoms. Atoms के अंदर बहुत complex forces होती हैं, electrons हैं, protons हैं, सब आपस में interact कर रहे हैं. So all these things we don't discuss in the class usually. So d0 is the distance between the atoms. How this d0 distance is decided?
for that you have to take a special course of chemistry in with me. I'm not going into that, but I know it. Okay, how this distance is decided. तो एक बड़ी सी बुक सजेस्ट कर सकता हूँ मैं आपको, डबल नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर है, मैंने यहाँ से सीखा था, लाइनस पॉलिंग। इसकी बुक आती है द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड. So this guy won 2 Nobel prizes and he was about to win a third prize also. He came from the same village as me, but then it is another story. So once I gave him a prashad on Tuesday, so then he became great after that. So basically d0 is the distance between these atoms. और जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं वायर को, देखना बेटा इस वायर को आपने स्ट्रेच किया तो ये इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बढ़ जाती है. उस स्पेसिंग के बढ़ने की वजह से एटम्स और जोर से एक दूसरे को खींचते हैं अचानक से, कि ये कैसे हो गया, हमारा डिस्टेंस चेंज कैसे हुआ, हम और फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है ना. तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स इसके अंदर डेवलप होती है वही टेंशन होती है. ठीक है. तो जब हम एक वायर से किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं, तो एवर सो स्लाइटली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और द धागा और द रोप और द वायर, एवर सो स्लाइटली जो लेंथ है वो बढ़ती है. जैसे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती है ना, वैसे इस वायर की लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ती है. अगर नहीं बढ़ती तो टेंशन ही नहीं डेवलप होती. लेकिन इसका जो बढ़ना होता है वो इतना कम होता है कि उसको हम जीरो मान लेते हैं. ठीक है. और उसकी वजह से ये जो अंदर जैसे स्प्रिंग फोर्स लगती है वैसे ही वायर के अंदर भी फोर्स लगती है, वही टेंशन कहलाती है. So basically this force is of electromagnetic origin because ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे पर अचानक से फोर्स लगाते हैं जब उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होती है. So this puzzled me a lot. So I could not go beyond it when I was in class 12. I could not go beyond this and I said leave the springs to themselves and I'm not going to study about tension and energy. तो अब लेकिन जिन बच्चों को मैंने बताया है उनमें से कोई ज्यादा चिंतित नहीं हुआ इसके बारे में, तो अगर होता भी है तो मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया. चलो it like when I explain this it seems to me I'm going back to my 11th class when I was very puzzled about this, कि why tension actually acts. I could not go beyond it, so I stopped studying things. चलो anyway बेटा, ये तो अब आपको मैंने बता ही दिया है. और अगर आप इस स्प्रिंग को लिफ्ट में रख दोगे तो स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि ये स्यूडो फोर्स ज्यादा खींच रही है स्प्रिंग. ठीक है. चलो एनीवे, तो और कुछ करते हैं. ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मैंने कुछ ज्यादा इधर उधर की बातें डिस्कस कर दी, बट मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड, बट एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर हम टाइम स्पेंड करते हैं समझने के लिए वो हमारी चॉइस है. तो बेटा ये all these questions are discussed very nicely in the videos. They are not fundamental questions. This question figure number 5 is a very good question. I think all of you should read it for 2 minutes and then we will discuss it. Please read question number 5, sorry, question number 12, figure 5 for a couple of minutes, then we will come to it. So beta, anyway, 10, 20, but 20, 32, okay, let us draw the figure of this question. 30 centimeters, 3 kgs. तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन दिया है, कुछ लोग कर भी लेते हैं इसको खुद से, पर ये अच्छा क्वेश्चन है क्लास में डिस्कस करने के लिए. इसमें आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है. First of all, they have shown a table, I think, like this, and the rod, which is of 30 centimeters length, is shown over here. And there are two strings, one on this side, which is pulling this rod with 20 newtons force, and the other one on this side, which is pulling with 32 newtons force. And then इसकी यहाँ पे आपने दो लेंस लिए, दो पार्ट्स. एक 10 सेंटीमीटर लंबा रॉड का सेक्शन है, तो सेक्शन 1 of the rod is of length 10 centimeters and section 2 is of length 20 centimeters. इसको A, B, इसको C बोले. तो AC सेक्शन की लेंथ है. अब अगर ये होमोजेनियस रॉड है तो AC सेक्शन का मास कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ है 30 और AC की लेंथ कितनी है 1/3. देखना AC की लेंथ कितनी है 1/3, तो सिर्फ AC का मास ऑफ AC सेक्शन कितना आ जाएगा, M1 बोल. रॉड की लेंथ 1 kg आ जाएगा कितना. ये यूनिटरी मेथड है. 30 सेंटीमीटर का मास कितना आया 3 kg. 1 सेंटीमीटर का मास कितना आया 3/30. 10 सेंटीमीटर का मास कितना आया 3/30 इंटू 10. यूनिटरी मेथड. अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे. टोटल लेंथ का मास है m kg, यूनिट लेंथ का मास है m/l kg.
तो कोई भी लेंथ स्मॉल एल, जैसे ये लेंथ को अगर हम स्मॉल एल मानते हैं, एसी की लेंथ को स्मॉल एल मानते हैं, तो स्मॉल एल लेंथ का मास आएगा m अपॉन एल इंटू एल। कैपिटल M अपॉन एल को हम बहुत बार मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज अ सिंबल व्हिच इज यूज्ड फॉर मास पर यूनिट लेंथ। अंडरस्टूड? मास पर यूनिट लेंथ, ये याद रख लोगे, ये सीक्वेंस। एल लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का मास m अपॉन एल, स्मॉल एल लेंथ का मास इतना, m अपॉन एल को लैम्डा। तो दिस स्ट्रेटजी विल बी यूज्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, है ना? व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन इफ यू रीड इट केयरफुली। तो इस लिफ्ट, ये पुलिस भी लगी हुई है ना, तो विल द रॉड एक्सेलरेट और नॉट? फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू आंसर दैट, क्योंकि रॉड के ऊपर दोनों तरफ 20-20 नहीं लगा रहे, है ना, रॉड के ऊपर अनइक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, तो रॉड हैज टू एक्सेलरेट। यहाँ पे पुली लगी हुई है तो ये आसान है, ये पुली के ऊपर से पास हो रही है, ठीक है। तो रॉड को यहाँ से 20 न्यूटन फोर्स मिल रही है और यहाँ से 32 न्यूटन मिल रही है। ये तो हम देख चुके हैं कि अगर यहाँ 32 लगाएंगे और अगर ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, तो बी पर कितनी लग जाएगी? 32, है ना। और अगर हम यहाँ पे 20 न्यूटन लगाएंगे और ये वाला स्ट्रिंग मासलेस है, तो ए पर कितनी फोर्स लग जाएगी? 20। तो अब रॉड को एक 20 न्यूटन मिल रही है, एक 30 न्यूटन, 32 न्यूटन। तो ये तरफ, इस तरफ वाली फोर्सेस ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी रॉड के ऊपर? नेट फोर्स आ जाएगी 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, है ना, ये ऊपर राइट दिखा दिया। अब एक्सेलेरेशन कितनी आएगी रॉड की? एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड इज नेट फोर्स डिवाइड बाय द मास ऑफ द रॉड, तो 12 अपॉन 3 kg, 4 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन आ गई रॉड की। अगेन दिस इज आल्सो टुवर्ड्स राइट, ठीक है बेटा। तो ए पॉइंट की कितनी एक्सेलेरेशन आई? ए पॉइंट की, सिर्फ इस पॉइंट की। सपोज हम अर्थ फ्रेम में खड़े होकर, हम यहाँ टेबल पे खड़े होकर, ए के ऊपर एलईडी लगा हुआ है, सब कुछ अंधेरे में है, तो ए पॉइंट कितनी एक्सेलेरेशन से जाएगा? 4 से। बी पॉइंट कितनी एक्सेलेरेशन से जाएगा? वो भी 4 से। और सी पॉइंट, वो भी 4 से। बट ये रॉड कोई जेल की थोड़ी बनी हुई है, इट इज नॉट अ, मे बी थोड़ी बहुत इसकी लेंथ चेंज हो सकती है जैसे मैंने आपको कहा, बट इट इज इग्नोरेबली स्मॉल। First few chapters we will ignore all changes of length. First few, let's say 7 or 8 chapters, we will ignore all changes of length. We will assume that the sizes of the objects upon application of forces do not change. Means elasticity does not come into picture. Well, elasticity comes into picture in the sense that tensions तो develop होंगी, but sizes of the objects will not change appreciably. तो हम sizes के changes को ignore करते हैं। तो बेटा ये तो बिल्कुल आसान है कि रॉड की जो एक्सेलेरेशन इस तरफ आएगी। अब अगर हम सीबी को एक अलग ऑब्जेक्ट मान लें, सपोज हम ऐसे हम कर सकते हैं, हम पूरी रॉड का एक भाग सीबी मान सकते हैं अलग से, ठीक है, और एसी को एक अलग ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है ना। क्या क्वेश्चन है देखो, आपको टेंशन निकालनी है सी के ऊपर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन द 10 सेंटीमीटर ना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 ऑन 10, है ना। तुम्हें कौन सी फोर्स निकालनी है, देखिए डायग्राम में बनाए, विच फोर्स हैज टू बी फाउंड, द फोर्स विच 20 सेंटीमीटर पार्ट हैज अप्लाइड ऑन 10 सेंटीमीटर। तो इसने जो इस पे लगाई, तो हमें ये वाली फोर्स निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द फोर्स एफ, वी हैव टू फाइंड दिस फोर्स, ब्लैक फोर्स। इस तरफ तो 20 है, इस तरफ 32 है। इस फोर्स को हम चाहे तो टेंशन की फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि रॉड्स में, स्ट्रिंग्स में जो फोर्स होती है वो टेंशन की फोर्स कहलाती है। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट सेक्शन भी बीसी के ऊपर सेम टेंशन लगाएगा, नहीं सेम फोर्स लगाएगा, बस खत्म हो गया कि नहीं। जैसे आप इस फोर्स को दिखाओगे डायग्राम में, तो इसलिए तो कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। once I was talking to one set of teachers, they said no, free body diagrams are not in CBSE syllabus. Silence.
2 minutes silence for such people. What is in syllabus? Understanding is not a part of syllabi. How can you deal with Newton's laws without drawing these diagrams? तो अब हम क्या करते हैं बेटा, जो ब्लॉक ए पार्ट ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टी एक, तो देखो ये मैं हमेशा बोलता हूँ जब हम बच्चों को पहले बोलते हैं ना बेटा सिंबल्स ध्यान दो, सिंबल्स क्या है, ठीक है, तो सिंबल्स आर ये दिस स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, दिस स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन. तो नेट फोर्स ऑन ए इज प्लस टी प्लस माइनस 20, ये ना फोर्स, नेट फोर्स. न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ इसके लिए लिख रहे हो, नेट फोर्स T minus 20 is equal to mass of A is 10 kg, 1 kg, ना mass of A into acceleration of A अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी 4, तो T कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, ये आएगा क्या माइनस ये T माइनस क्या गया 20 न्यूटन, T माइनस 20 न्यूटन 24 न्यूटन. अंडरस्टूड? आ जाएगा सबको समझ में? ये आंसर आएगा बेटा सबको समझ में? इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख दी, एक फोर्स तो प्लस टी, इसको हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए है ना, ऐसी मैं जल्दी में कर दूं. तो पहले आप देखो कि ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये एक्सेलरेट किस तरफ कर रहा है, इट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट, तो m इंटू ए, दूसरी तरफ आता है एफ नेट, तो एफ नेट में क्या होगा, सारी फोर्सेस का सम आएगा, लेकिन वेक्टोरियल सम, वेक्टोरियल मतलब वेक्टर्स मान के ऐड करना है फोर्सेस. तो इस फोर्स को अगर आप पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमने इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया, अगर आप एक्सेलरेशन को -4 ले लेते, क्योंकि एक्सेलरेशन में तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है ना, एम ए वेक्टर है ना, दिस एम ए वेक्टर, तो इसमें वेक्टर्स में आई कैप जे कैप हमने नहीं लगाए, बस लगा लो आई कैप जे कैप, उससे भी यही इक्वेशन आएगी, इस तरफ आप आई कैप मान लो, तो ए वेक्टर आ जाएगा 4 आई कैप, ठीक है ना, टी टी ये इसको टी नहीं लिख सकते, इसको टी आई कैप लिखना पड़ेगा, टी इज द मैग्नीट्यूड, आई कैप इज द डायरेक्शन, इसको 20 माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा, फिर आई कैप दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आएगी. तो हमने प्लस माइनस ही यूज कर लिया, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो मैग्नीट्यूड एंड साइन, ये साइन है, और ऐसे इसका साइन ये है, और 20 इसका मैग्नीट्यूड है. आगे होगा बेटा समझ में कि मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया, बिकॉज स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है समझने में, तो कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं, धीरे धीरे सबको आ जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ. Most of the people are afraid of competitive exams and answering questions because of only two reasons. First, they don't practice the questions when they should practice them. मैं आपको एक टॉपिक कराया, आपको बोला बेटा आपके पास 2 हफ्ते हैं इसको करने के लिए, वो तब उसको प्रैक्टिस नहीं करते. फिर क्या होता है, उनके टेस्ट होते हैं, कुछ फ्रेंड्स कर जाते हैं, उनको लगता है फ्रेंड्स कर पा रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, तो वो टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं. उनको ये समझना चाहिए कि मैंने अभी तक किया ही नहीं है इस टॉपिक को, तो मेरे मार्क्स कम ही आएंगे, जब आप करोगे तो आपको आने लग जाएंगे. फिर 3 महीने बाद वही चीज ईजी हो जाती है, लेकिन 3 महीने बाद आपका माइंडसेट क्या बन गया होता है, न्यूटन लॉज मुश्किल था, और उस माइंडसेट से बाहर कभी नहीं कोई निकल सकता. मेन चीज पढ़ाई में माइंडसेट होता है, सोच, जो इट इज लाइक बट जो सोच ही है वो अलग बनाती है ना लोगों को. व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, that is what distinguishes people. Something they can do IIT, they go to IIT. Something they should go to MIT, they found out how to go to MIT, they go to MIT. Something they should travel to the moon, they go for it and then they travel to the moon. Everyone can't achieve what they think, but they can move to some degree in that direction. ये तो आपके ऊपर है. ये सब इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हमेशा, ठीक है. जैसे आप 14th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करो, फिर 1-2 मुश्किल भी करेंगे. जब आप इनको ट्राई कर लोगे ना, फिर हम मुश्किल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा. सो ऑल ऑफ यू ट्राई 14th क्वेश्चन एंड सी. वन थिंग आई एम वार्निंग यू,
that some of the answers in this might be wrong. So don't be afraid of the answers. Much of the questions are from HC Verma's book. Some are from here and there also. इस ईयर मैं क्वेश्चंस कम दूंगा, टेस्ट ज्यादा देने के मन, टेस्ट के थ्रू ही तैयारी होगी. ट्राई कर रहे हैं बेटा, बहुत ही सरल सवाल है, इजी क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, फिर आप ट्राई करोगे ना. देखो अगर मैं अभी आपको मुश्किल क्वेश्चन करा दूंगा ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा और आपका माइंडसेट खराब बन जाएगा. मेन चीज देखो ना, फिजिक्स पढ़ाने वाले, when we try this question we have to argue about each and every step. So let us show the string like this. तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये important नहीं है इस प्रॉब्लम में कि string is inextensible. It is a very important fact that string is inextensible over here. So when you solve a large number of questions, then small things become very important to you. Okay? अब बाकी लोगों ने तो इसमें सोचा ही नहीं होगा स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल लेने की क्या जरूरत है. देखा, अगर हम यहाँ एक बार देखो, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को x मान लूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को मैं y मान लूँ, तो ये लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की? कितनी भी हो सकती है. अगर आप पुली को ऐसे सर्कल बना कर दिखाते हो तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज बाउंड ऑन द पुली, बाउंड मतलब लिपटी हुई है, वो जरूरी नहीं है कि एक क्वाड्रेंट ही हो, ये 90 डिग्रीज का एंगल हो, सकता है ये 60 डिग्रीज का एंगल हो, वी आर नॉट श्योर. ठीक है, बट वट एवर इट एंगल माइट बी, यूजली इट इज क्वाड्रेंट ओनली. ठीक है, पूरे 1/4 ऑफ द सर्कल के ऊपर लिपटा रहेगा स्ट्रिंग. तो तीन लेंथ हो गई, x प्लस ये जो आर्क लेंथ है क्वाड्रेंट की, है ना, थीटा इंटू रेडियस ऑफ द पुली, पता चल जाएगा. थीटा इज इक्वल टू l अपॉन रेडियस. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज लिफ्टिंग ऑन द पुली इज थीटा इंटू आर इंटू वाई. ये कांस्टेंट है. तो जब ये ब्लॉक्स मूव करेंगे तो ये लेंथ नहीं चेंज होने वाली. ठीक है, ये कांस्टेंट है. तो dx बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt, ये ऐसे आ गया, है ना, dx बाई dt. dx by dt is velocity of this block, dy by dt is velocity of this block. Again differentiating this once more, एक बार थप्पड़ लगाया फिर एक बार और थप्पड़ लगाया, तो ये d2x by dt square क्या आ जाएगा, acceleration of this block relative to the pulley. Pulley is fixed in the earth frame. Okay? And d2y by dt square क्या आ जाएगा, acceleration of the नीचे वाला ब्लॉक जो लटक रहा है. ठीक है, एक तो रखा हुआ है फ्लोर पर और दूसरा ब्लॉक हैंग कर. ये बिल्कुल ही आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं लग रहा है. ठीक है, तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है. तो फिर आप अच्छी प्रॉब्लम्स भी कर पाओगे ना, तो जब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो. ये इसको ऐसे ले लिया हमने, ऐसे. कहने का मतलब, अगर मैं इस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड ए मान लूँ तो इस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन का भी मैग्नीट्यूड ए लिया जा सकता है. ये पता चल गया क्यों, जो एटवुड मशीन में किया था, है ना. dx by dt is negative of dy by. सबको समझ में आएगा क्यों हुआ, मेडिकल स्टूडेंट्स को आ जाएगा ना समझ में, क्योंकि x प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द पुली प्लस y, जब ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे चला जाएगा मान लो, या इधर चला जाएगा, तो ये वाली लेंथ जो लिपटी हुई है पुली पे ये थोड़ी चेंज होगी, तो कांस्टेंट है. तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट है. तो जब आप इनका डेरिवेटिव लेते हो dx by dt, dl by dt, dy by dt, ask yourself carefully what is x. x is, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानता हूं तो x is पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ब्लॉक. समझ में आ रहा है, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू
ये वेलोसिटी आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ये तो जीरो आ जाएगा, और ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक इज इक्वल टू जीरो। तो dx बाई dt v1 है, और ये v2 उधर चला गया तो ये dy बाई dt, पर इसके साथ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगी, जो टेबल पे ब्लॉक रखा है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगी। माइनस को छोड़ दें, अगर इस एक्सेलेरेशन देखो, अब इसमें क्या है कि why minus sign comes, anyone knows? minus sign here does not show minus sign here does not show that the two are moving in opposite direction। ऐसे होता है ना बेटा, मान लो dx by dt 2 मीटर्स पर सेकंड है, तो dy by dt भी 2 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा, लेकिन माइनस dy by dt माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड आएगा। देखो अगर x बढ़ रहा है, पहले सोचो dx क्या है, what is dx? dx is delta x, delta x means फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये ब्लॉक इधर ना आकर इधर जा रहा है तो x अभी तो मान लो 2 मीटर है, थोड़ी देर के बाद वो कितना बन जाएगा, मोर देन दैट, तो dx विल बिकम पॉजिटिव 0.5 this minus this, but what will dy become? dy will become minus 0.5 because वो कम हो जाएगा, जितना x बढ़ा उतना ही y कम हो गया, तो dy इसमें माइनस 0.5 है। तो अगर हम इन दोनों को dt इज पॉजिटिव है ना, टाइम हमेशा आगे जाता है 0 से 5 से, तो dt इज पॉजिटिव, dx इज 0.5, dt इज पॉजिटिव, dy है अगर माइनस 0.5 है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो इक्वल कैसे होंगे अगर मैं ये माइनस नहीं लगाता। दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, दिस इज अ नेगेटिव टर्म, हाउ द टू कैन बी इक्वल, सो माइनस हैज टू कम। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, ऐसी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ जाएगा। हो सकता है आपको ये चीजें बिल्कुल इजीली आती हैं, पर कुछ बच्चों को नहीं आती। यहाँ पे एक फोर्स लगाई जा रही है m2g/2, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, लेकिन अब आपको ये नहीं मालूम कि ये फोर्स लगाने की वजह से ये ब्लॉक इधर जाएगा या इधर जाएगा, दोनों तरफ जा सकता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि ये किस तरफ जा रहा है, ये एजम्पशन हम कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी तरफ इसको एज्यूम कर लें ये किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। We can assume that it is accelerating in any direction. The answer will not change due to our assumption. So let us assume it is accelerating in this direction. Let us assume that. Fine. There is no problem with that. टेंशन ऐसे लग रही है, तो नेट फोर्स देखो, this is a problem which does not involve normal contact forces, so we may not show them. तो m1g is equal to n, इनको तो दिखाने की जरूरत नहीं है, m1g और n को तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, दिखा दोगे तो सीधा लिख देना n is equal to m1g, नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, अगर हम m1 को इधर मान रहे हैं कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव को मान लेंगे, तो नेट फोर्स आ जाएगी ये नेट फोर्स आ जाएगी m1 पर, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी m1 इंटू ए, और इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ आएगी, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या मान लोगे कि m2g is more than tension, tension in the string has to be same, so m2g minus tension is equal to m2 into a, ये m1 into a, ये m2 into a। तो हमने ये मान लिया कि ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये इस तरफ। अब आपको निकालना क्या है, अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये m2g/2 आ जाएगा, और यहाँ पे m1 प्लस m2 आ जाएगा, और ये a आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आई, एक्सेलरेशन आ गई m2g/2 m1 प्लस m2। तो अब आप देखो इसमें कहीं इसके नेगेटिव होने का चांस है, g इज 9.8 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आई, व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स कि जो हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एज्यूम की थी वो करेक्ट डायरेक्शन, दैट इज अ करेक्ट डायरेक्शन। अगर यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाता, तो दैट वुड हैव मेंट कि हमने जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मान ली है वो गलत डायरेक्शन है, और एक्चुअली ये बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। सो इफ एक्सेलरेशन कम्स आउट नेगेटिव फॉर अ बॉडी इन because of writing certain equations, then it means that
जो आपने डायरेक्शन एज्यूम की उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन दिखानी चाहिए थी हमें, बट रहेगा समझ में। लो, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। एक चीज आप सब लोग प्रॉमिस करो कि आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करोगे, और मेरे पास इसके 4 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए, मैं पूरी वर्कशीट के सॉल्यूशंस के, वो मैं आपको आज भी भेज सकता हूँ, कल भी भेज सकता हूँ, डे आफ्टर भी भेज सकता हूँ, पर आप संडे तक इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। कितने क्वेश्चन है लास्ट में देखा बता, लास्ट तक क्वेश्चन है 48। तो इफ यू ट्राई हाउ मेनी क्वेश्चंस टिल मंडे, मंडे इवनिंग का टारगेट ले लो। रोज के आप 7 8 10 क्वेश्चन भी करोगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन रोज ट्राई करने, सॉल्व नहीं करने, ट्राई करने, ठीक है। तो बड़े आराम से आप एक बार ट्राई कर लोगे और उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे उनको, ठीक है। उनको उसके बाद फिर आप वीडियो देख सकते हो उनके, है ना, जो मैंने वीडियो भेजे, और वीडियो से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं जो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो ये जो है ना फिगर 9 वाला, ये क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जो करी जा सकती हैं। सबसे पहले तो धागा देखो एक ही चल रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जो धागा है ये एक ही है, ये पूरा एक ही धागा। तो सिंगल लाइट थ्रेड में टेंशन एवरीवेयर इज सेम, इन अ सिंगल लाइट थ्रेड टेंशन एवरीवेयर इज सेम, ठीक है। और ये क्या चीज है, कुछ बताया नहीं आपको, है ना। तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये एक रॉड है, इसको आप लाइट रॉड मान सकते हो, लाइट रॉड। लाइट मीन्स डज नॉट हैव मास, या आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका 2m मास का ब्लॉक है, इस पूरी चीज का मास 2m है, ठीक है, ये भी मान सकते हैं। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहे तो इस पुली को भी इसी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी ऑब्जेक्ट का मास 2m मान सकते हैं, पूरी ऑब्जेक्ट का मास 2m मान सकते हैं। एक पुली यहाँ पर है, ये वाली पुली दिख रही है आपको, इसको यहाँ पे ये कील लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लैंप। क्या है क्लैंप, ये आपके पास वुडन है टेबल, और जो क्लैंप है वो आपका, वो एक ऐसे कील की तरह से है, which has been driven into the thick wood, नहीं, this has been driven into the thick wood। और ये पुल्ली के साथ यहाँ पे, पुल्ली क्या होगी, पुल्ली इज अ व्हील, ये होल है पुल्ली में, यहाँ पे पुल्ली में होल है, और इसके थ्रू एक स्ट्रिंग, एक वो ये ना, ये स्क्रू पास होता है, ठीक है आपको, ये स्क्रू है, पेंच है यहाँ पे, ऐसे ये नट है, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये यहाँ से फिक्स्ड है, ठीक है ना, तो ऐसे आपको मानना होता है। तो ये पुल्ली के साथ रिजिडली फिक्स्ड है। रिजिडली का मतलब कि जब आप ये ब्लॉक हैंग कर दोगे, ये ब्लॉक लगा दोगे और सारे सिस्टम को ऐसे रख के छोड़ दोगे, अपने हाथ हटा दोगे, तो पुल्ली उखड़ेगी नहीं। तो पुल्ली ए विल नॉट कम आउट, द पुल्ली ए विल नॉट कम आउट, ठीक है। कई बार ये भी तो हो सकता है पुल्ली ए उखड़ ही जाए, आपने जैसे सिस्टम को अपने हाथ से छोड़ा, नहीं उखड़ ही गया, तो वो नहीं हुआ। तो चलो एनीवे, तो आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। ये आपके पास पुल्ली ए है, और सिर्फ मैं व्हील को बना रहा हूँ, ठीक है, मैं व्हील को बना रहा हूँ। और अब क्या होगा कि धागा यहाँ पे संपर्क कर रहा है तो पुल्ली के ऊपर एक टेंशन ऐसे लगेगी, और धागा यहाँ भी संपर्क कर रहा है तो एक टेंशन पुल्ली के ऊपर ऐसे लगेगी। इस पुल्ली ए के ऊपर दो टेंशन आ गई 90 डिग्रीज पर, यहाँ क्लैंप को हम पुल्ली का पार्ट नहीं मानते, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा,
इस टी और इस टी का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? 45 डिग्रीज के एंगल पर, नहीं ये रिजल्टेंट आ जाएगा कि नहीं, √2t। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, मैं रिजल्टेंट को दूसरे कलर से ड्रॉ कर दूं। तो इन दोनों लाल वाली टी को हटाकर यहाँ पे एक सिंगल ब्लू टी भी लगा सकते हैं, √2t। अभी आपको याद हो जाना चाहिए वेक्टर्स कैसे ऐड हुई हैं। अब इसका मतलब यह है कि जब हम इस सिस्टम को रिलीज करते हैं, जैसे मैंने कहा अपने हाथ छोड़ दो, निकाल दो, तो ये वाली जो ब्लू वाली फोर्स है ये तो इस पुली को अंदर धसा देगी, अंदर धकेल देगी, नहीं, it will just drive the pulley air into the table, but actually it might not happen. So that is because the clamp is also applying some force to counterbalance this force. जो clamp force है पुली पर, वो है ना, वो ये जो कील लगा हुआ है ये पुली पर फोर्स लगाएगा, और जो क्लैंप है वो एग्जैक्टली इतनी फोर्स लगा देगा, क्लैंप एग्जैक्टली इतनी फोर्स लगा देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Clamp will apply this much force, and if clamp is hard enough, strong enough, rigid, then जितनी फोर्स चाहिए उतनी वो लगा देगा। अगर कई बार ये है कि क्लैंप फोर्स उतनी फोर्स, अगर क्लैंप इतनी फोर्स नहीं लगा सकता, मान लो क्लैंप मजबूत नहीं है, वो इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा, तो सिस्टम टूट जाएगा, तो यहाँ से उखड़ जाएगी ये कील, ठीक है। दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन रियल वर्ल्ड। इस डायग्राम को देख के बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसमें तो 4 फोर्सेस होगी, 1 2 3 4। बेटा रेड वाली को ऐड करके तो ब्लू आ गई ना, तो या तो ब्लू दिखाओ, या रेड वाली को हटा दो सिर्फ ब्लू दिखा दो, या ब्लू वाले को हटा दो रेड वाली दिखा दो और ब्लैक दिखा दो। ये फोर्सेस लगे, एयर की फ्रिक्शन ये वो सब इग्नोर है, ठीक है ना, समझ में आपको? बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको? तो अब एक टेंशन यहाँ लग रही है, एक टेंशन यहाँ लग रही है, दो टेंशन खींच रहे कि नहीं इस ब्लॉक को, 2m को। इस बी पुली को हमने इस ब्लॉक का ही भाग मान लिया, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक और ये वाली फोर्सेस तो इसमें मैटर नहीं करेंगे, है ना, ग्रेविटी की फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये इस हॉरिजॉन्टल मोशन की प्रॉब्लम है। वर्टिकल फोर्सेस इतनी मैटर नहीं करेंगी अनलेस देयर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होती तो हमें नॉर्मल फोर्स दिखाने की जरूरत पड़ती, बनाओ या ना बनाओ एक ही बात। ये ठीक है बेटा, आप आपको समझ में आए? और इस वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है इस तरफ नीचे की तरफ mg, और एक ऊपर की तरफ टेंशन। अगर ये टेंशन टी टी क्यों दिखाई, इनको T1 T2 क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि एक ही धागा है, तो इसको भी टी दिखा दो। और यहाँ टेबल के साथ ये लग नहीं रहा है, छू नहीं रहा है, तो कोई और फोर्स दिखाने की, अंडरस्टूड? सो ये सारी फोर्सेस आ गई। अब क्या मान लें हम? ये मान लें कि ये नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा आप बताओ? कई सारे लोगों को ये लग सकता है कि सर ये तो इधर भी जा सकता है। बेटा अगर ये नीचे जा रहा है तो ये वाली धागे की लेंथ बढ़ रही है, तो यहाँ तो कम होनी चाहिए ना लेंथ पूरी, यहाँ तो कम होनी चाहिए लेंथ, ठीक है, तो इसको इधर ही जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा आपको? तो अब इस प्रॉब्लम में देखो क्या है, चलो वैसे ही आपसे पूछता हूँ, मान लो ये बी इधर था, टेबल, टेबल पे स्केल भी बना हो सकता है, मान लो बी 100 सेंटीमीटर मार्क वाले पे था, यहाँ स्केल बना हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है, ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है, तो बी का इधर आना तो जरूरी है। मान लो बी इधर आ गया, तो ये कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? अगर बी इधर आ गया, अगर मैं इसको भी 1 सेंटीमीटर बना दूंगा, तो 1 सेंटीमीटर ये वाला धागा हो गया, 1 सेंटीमीटर ये वाला धागा हो गया, तो ये दोनों धागे तो यहाँ पर बढ़ेंगे, फिर तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। समझे आपको? एक्स्ट्रा धागा कितना मिला आपको? अगर मैंने बी को इधर x डिस्टेंस शिफ्ट किया, x सेंटीमीटर शिफ्ट किया, तो धागा तो ऐसे लिपटा हुआ है ना, तो x सेंटीमीटर ये वाला धागा और x सेंटीमीटर ये वाला धागा, तो ये वाला धागा तो 2x सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिल जाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो मतलब b की वेलोसिटी और इस ब्लॉक की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम नहीं आ सकती,
समझ नहीं आया? अगर b की वेलोसिटी v आएगी तो इसकी डबल आ जाएगी 2v। अगर इसकी एक्सेलरेशन a आएगी तो इसकी 2a आएगी। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, एंड वी कैन प्रूव ऑल दिस बाय राइटिंग इक्वेशंस आल्सो, दैट इज द गुड थिंग। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन चूज करके पुल्ली के सेंटर के डिस्टेंस को x मान लूं, तो ये भी x है, और मैं यहाँ से डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को मैं y मान लूं, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ब्लॉक, तो 2x प्लस वाई कॉन्स्टेंट आएगा कि नहीं? बाकी ये जो पाई आर और ये लेंथ ये सब आप देख लें कॉन्स्टेंट ही है। तो दैट मीन्स 2 dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी। माइनस साइन आएगा इसमें, माइनस की इंपॉर्टेंस नहीं है जो। और फिर डबल डेरिवेटिव लें तो 2d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस d2y बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो मैंने d2x बाई डी टी स्क्वायर इसकी एक्सप्रेशन है, अगर मैंने इसकी एक्सप्रेशन को a मान लिया मैग्नीट्यूड में, तो ये किसकी एक्सप्रेशन है? ये कैपिटल ए है, मान लो ये इसकी एक्सप्रेशन, इसकी एक्सप्रेशन कैपिटल ए इज ट्वाइस है, और इसकी एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड अगर ए है तो इसकी एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए आएगा। तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया है ना, कि दोनों की एक्सप्रेशन में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो आगे से आप ये काम बहुत फास्ट कर लोगे। जिनको ये रीजनिंग समझ में नहीं आई वो वीडियो देखना एक बार, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, और जितना धीरे मैं करा रहा हूँ मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में कोई इतना धीरे कराएगा इसको, because this is another principle of teaching. We have to be very patient, but not so patient that some of the people become patients mentally. तो ठीक है, इतना धीरे बहुत है। इसके बाद वीडियो देखना, नहीं आए तो फिर पूछना, फ्रेंड से भी डिस्कस करना। फ्रेंड से डिस्कशन, सीनियर से डिस्कशन बहुत जरूरी है अगर आपको लर्निंग करनी है। तो पढ़ाने का ना एक सिस्टम होता है, इट्स नॉट अबाउट प्रॉब्लम्स एंड कितने सवाल करा दिए, वीडियो भेजा कि नहीं, डाउट्स लिए कि नहीं, टेस्ट हुआ कि नहीं। ये जो फ्रेंड्स और सीनियर्स वाला सिस्टम ये बहुत जरूरी है। तो सेंटर पे जब सब लोग आते हैं तो ये ऑटोमेटिक होता है, आप स्टडी ग्रुप बनाना पड़ गया। तो बेटा अगर इसकी एक्सप्रेशन के मैग्नीट्यूड को ए लेंगे, इसको 2a कैसे लेंगे, ये रीजनिंग सबको समझ में आ गई। ऐसे कर देंगे, x प्लस वाई इज कॉन्स्टेंट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेकिंग डेरिवेटिव we get this, taking double derivative we get this, then we say what is this, suppose this is my acceleration of this, तो ये अगर a की इस 2m की एक्सेलरेशन, तो ये किसकी एक्सेलरेशन है? ये इसकी एक्सेलरेशन। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन a है तो इसकी अपने आप से 2a आ रही है ना, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे इजी है बेटा, आगे तो आपको इक्वेशन लिखनी है और काम हो जाएगा। इसकी इक्वेशन आएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू 2a। 2a लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या कह सकते हैं? 2t इज इक्वल टू 2m इंटू a। नहीं, इसके ऊपर और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी नहीं रही, ये 2t लग रही है बस। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, ये तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? m है। नहीं, इससे t की वैल्यू जो है, ये दो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a भी निकाल सकते हैं, t भी निकाल सकते हैं। क्या निकाला जाए, a निकालें या t निकालें? आपको t की जरूरत है, तो a को एलिमिनेट करना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस किया तो क्या आया? 1 माइनस 2, ये आ गया। तो 3t कितना आया? mg। तो t कितना आया? mg बाई 3, और क्लैम्प फोर्स कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट 2 टाइम्स दिस, तो क्लैम्प फोर्स इज स्क्वायर रूट 2 टाइम्स mg बाई 3। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बेटा,